नमस्कार, कैम जो एंड हेलो टू येट अनदर एपिसोड ऑफ टॉक एंड टी विद एचएनडी। टॉक एंड टी विद एचएनडी के इस नए एपिसोड में आप सबका हार्दिक स्वागत है। इस शो का होस्ट हार्दिक दीक्षित। हमारा आज का संवाद भी इसी विषय में जानकारी हासिल करना है। एचआर के क्षेत्र में लेबर लॉ से जुड़े कुछ विशेष तथ्यों को लेकर हम आज अपना संवाद आगे बढ़ाएंगे और हम जानेंगे लेबर लॉ से जुड़े कुछ मिथ्स या यूनिक इंटरप्रिटेशन ऑफ लेबर लॉज। तो आइए हमारे आज के इस फैक्ट फाइंडिंग डिस्कशन में हम मुलाकात करते हैं लेबर लॉ के विशेषज्ञ श्री प्रमोद कुमार जड़िया जी से। प्रमोद जी एक एचआर कंसल्टेंट हैं और सिलवासा में कार्यरत हैं। तो आइए हम जानते हैं मिथ्स ऑफ लेबर लॉज या यूनिक इंटरप्रिटेशन ऑफ लेबर लॉज, जो कि हमारे आज के इस संवाद का विषय भी है। प्रमोद जी, आपका इस शो टॉक एंड टी विद एचएनडी में हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद हार्दिक जी, मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है इस टॉक शो में भाग लेके। खास करके लेबर लॉज के बारे में लोगों में बहुत सारी भ्रांतियां हैं और मेरी कोशिश होगी कि आज आपके इस शो के माध्यम से उनमें से कुछ भ्रांतियों को मैं दूर कर सकूं। हमारे यहाँ आमतौर पे जो भी इंडस्ट्रियल एरियाज हैं वहाँ आसपास के लोग काम करते हैं, लेकिन उससे ना बाहर की जगह से लोग आके काम करते हैं। तो माइग्रेंट वर्कर्स जो है, तो कोई आदमी जो यहाँ काम कर रहा है किसी दूसरे राज्य से संबंधित है, तो यहाँ के लिए माइग्रेंट वर्कर है? नहीं, ये भी लोगों की गलत धारणा है। ओके। और ख़ास करके अभी जब कोविड के टाइम पे दिल्ली में जब पहला एक्सोडस हुआ और लोग अपने घर जा रहे थे, पैदल चल दिए थे, उस समय ये कहा जाता है माइग्रेंट वर्कर्स जा रहे हैं। जी जी। और तब बोला गया माइग्रेंट वर्कमैन एक्ट का वायलेशन हो रहा है। नो, माइग्रेंट वर्कमैन एक्ट ये कहता है देयर मस्ट बी ए थर्ड पार्टी। देयर मस्ट बी थर्ड पार्टी। उस थर्ड पार्टी ने एक स्टेट में रिक्रूट किया है, दूसरे स्टेट में जाके उसको एम्प्लॉय किया है, ओके, तभी माइग्रेंट वर्कमैन है। मैं फैक्ट्री का ऑनर हूँ और मैं सिलवासा में फैक्ट्री चलाता हूँ। मैं लवाचा जाके रिक्रूटमेंट करके लेके आता हूँ, अदर स्टेट हो, ओके, और यहाँ लाके मैं उसको एम्प्लॉय करता हूँ। इसके लिए इज नॉट ए इंटरेस्टेड माइग्रेंट वर्कमैन, क्योंकि मैंने डायरेक्ट रिक्रूट किया उसे। अच्छा। लेकिन मैं एक कॉन्ट्रैक्टर को रखता हूँ, वो कॉन्ट्रैक्टर जाके लवाचा में रिक्रूटमेंट करता है और वो सिलवासा में लाके उसको मेरी कंपनी में लगाता है जी, और इंटरेस्टेड माइग्रेंट वर्कमैन हो गया। लेकिन अगर वो कॉन्ट्रैक्टर यहीं बैठे बैठे यहाँ कोई लवाचा से बंदा चल के आया, उसने उसको हायर करके आपका लगा दिया, हाँ, तो नहीं होगा। तो ये इंटरेस्ट माइग्रेंट वर्कर। मैं शुरू से सबसे कहता रहा हूँ इसीलिए कि अगर माइग्रेंट वर्कमैन में कुछ कंडीशंस ऐसी हैं जो बहुत मुश्किल है फुलफिल करना। जी जी जी। तो उससे बचने के लिए मैं हमेशा कहता रहा हूँ कि भाई सावधान रहो। वर्कमैन ने एक बार ये कहा कि मैं माइग्रेंट वर्कमैन हूँ, तो जवाबदारी आपकी हो जाएगी और दोनों कलेक्टर के पीछे पड़ जाएंगे, कलेक्टर ऑफ द नेटिव डिस्ट्रिक्ट एंड कलेक्टर ऑफ द वर्क प्लेस। ओके, दोनों आपके पीछे पड़ जाएंगे, आपको बहुत दिक्कत आएगी, दोनों जगह केस लगेंगे। इसलिए सबसे अच्छा तरीका है अपनी वैकेंसीज को एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज को नोटिफाई करो, वहाँ से लिस्ट मंगाओ, उसमें से आदमी शामिल हो। अगर आपको किसी को मेहरबानी भी करना है कि इसको नौकरी पर लगाना है मुझे, उसको बोलो पहले जाके एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में नाम लिखाए, वो कार्ड आपको दिखाए, तो उसका नौकरी करो। उससे साबित होता है कि रिक्रूटमेंट उसका इसी स्टेट में हुआ है। सिलवासा में ऐसे केस हुए हैं कंस्ट्रक्शन वर्कर्स में जी, जो इंटरेस्टेड माइग्रेंट वर्कमैन के बड़ी बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनीज थी और उनके डायरेक्टर्स को अरेस्ट होने तक के नौबत आ गई। प्रोसिक्यूट नहीं सर, अरेस्ट होने की, वो बॉन्डेड लेबर भी साथ में लग जाता है इसके साथ में। ओके, आपने वहाँ एडवांस दिया है उसको, उस एडवांस के बदले में यहाँ पे आके काम करा रहे हैं। और उड़ीसा, असम, मध्य प्रदेश के कुछ जिले, इनमें जो कलेक्टर तैनात हैं उन लोगों को स्पेशली ट्रेंड किया गया है इस एक्ट के लिए कि वहाँ की पॉपुलेशन जाती है पूरे हिंदुस्तान में जी, तो उन पर निगाह रखी है। किसी का कोई सैलरी बाकी तो नहीं रह गया है, किसी का कोई एक्सीडेंट वगैरह हो गया था वो पैसा बाकी तो नहीं रह गया है, तो वो उसको अगर बताएंगे तो वहाँ से फिर आपको कार्रवाई करने के लिए इस कलेक्टर को लिखेगा। ओके, ये कलेक्टर फिर कार्रवाई करेगा, वो भी करेगा साथ में। इसलिए ये एक कारण लोग बहुत कम जानते हैं, पर सिलवासा में पास्ट में कम से कम 3 केस की तो मेरे को व्यक्तिगत जानकारी है। लोगों को सावधान इस पर रहने की ज़रूरत है।
फैक्ट्रीज एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट लेबर मैनेजमेंट रेगुलेशन एंड एवोल्यूशन एक्ट, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, मिनिमम वेजेस एक्ट, कॉम्पनसेशन एक्ट या मिनिमम वेजेस एक्ट, इन सब एक्ट के साथ इंटरस्टेट माइग्रेंट्स वर्कर्स एक्ट भी उतना ही ज़रूरी है, जो अभी हम जब सर से जड़िया सर से बात कर रहे हैं तो हमको समझ में आता है कि उसकी जो लिटिगेशंस हैं वो शायद इन सभी एक्ट जितने ही सीवियर हो सकते हैं अगर एम्प्लॉयर इन बातों का ध्यान नहीं रखता है। तो कौन माइग्रेंट वर्कर है, तो सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है, और उसके लिए क्या क्या कॉम्प्लाइंसेज हैं वो जानना उससे ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अगर कोई वर्कर आकर के आपके क्लेम करता है कि वो माइग्रेंट वर्कर है और उसकी कुछ बेनिफिट्स उसको नहीं मिले हैं, तो जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है, वहाँ का लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, वो आपके ऊपर कार्रवाई कर सकता है। और इसके लिए दोनों स्टेट, जो नेटिव स्टेट है जहाँ से वो वर्कर कर्मचारी बिलोंग करता है, नेटिव स्टेट, और जो स्टेट में जहाँ पर वो एम्प्लॉयड है, जहाँ वो काम कर रहा है, दोनों स्टेट की गवर्नमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन आपके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। तो ऑल दोज एचआर प्रोफेशनल्स एंड प्रैक्टिशनर्स हु हैव a huge labor intensive work, I urge and I request all of them to be very cautious and careful, and especially go through this specific act of Interstate Migrant Workers Act. अभी इन दिनों हर एक चीज़ को आधार कार्ड से जोड़ के देखने की एक प्रणाली है या प्रथा है। सब कुछ आप जो भी देखें आधार कार्ड, एनीथिंग यू हैव टू लिंक विद योर यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर, UIN। डेट ऑफ बर्थ के लिए आधार एक वैलिड प्रूफ है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये बड़ी लोगों में गलतफहमी है, भ्रांति है कि आधार कार्ड, डेट ऑफ बर्थ है, फादर्स नेम है, इवन एम्प्लॉय का खुद का नाम, जी जी, उसके लिए वैलिड प्रूफ है। नो, आधार कार्ड में आँख की पुतली और उंगलियों के इम्प्रेशन के अलावा सब चीज़ चेंज हो सकती है। डेट ऑफ बर्थ भी 2 बार चेंज करने की फैसिलिटी देता है आधार कार्ड। जी जी। तो आधार कार्ड की डेट ऑफ बर्थ नहीं मानी जाती है। डेट ऑफ बर्थ के लिए स्पेसिफिक प्रोविजन है, इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर्स एक्ट, उसमें एक शेड्यूल है, शेड्यूल 1B जी, वो पूरा एम्प्लॉय के सर्विस रिकॉर्ड के बारे में है, और उसमें डेट ऑफ बर्थ को लेके एक पूरा इंडिपेंडेंट सेक्शन है। ये कहता है कि डेट ऑफ बर्थ को रजिस्टर कराने की जवाबदारी वर्कमैन की है। अच्छा, वर्कमैन आके अपना डेट ऑफ बर्थ बताएगा, एम्प्लॉयर अपने आप को सेटिस्फाई करेगा और डेट ऑफ बर्थ को रिकॉर्ड करेगा। उसमें एविडेंस की जो रिक्वायरमेंट है उसकी प्रायोरिटीज़ दी गई हैं। पहले कौन सी एविडेंस होगी? बेस्ट एविडेंस इज सर्टिफिकेट इशूड बाय द रजिस्ट्रार ऑफ बर्थ एंड डेथ। दैट इज नंबर 1 सर्टिफिकेट। अगर वो अवेलेबल नहीं है तो सेकंड सर्टिफिकेट इज स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, थर्ड वन इज हाई स्कूल मार्कशीट जिसके अंदर डेट ऑफ बर्थ लिखी हुई है। ये डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। अगर कोई कभी स्कूल ही नहीं गया है, ये डॉक्यूमेंट्स उसके पास में नहीं है, तो उसको खुद को या उसके किसी रिलेटिव को या उसके पेरेंट्स को एक एफिडेविट देना होगा कि मेरी बेस्ट जानकारी के हिसाब से इसकी जन्म तारीख सो एंड सो है, और ऊपर लिखे हुए 3 डॉक्यूमेंट्स हमारे पास में उपलब्ध नहीं है। और गलत एफिडेविट देना कानून जुर्म है और उसके लिए सज़ा हो सकती है। ऐसा एफिडेविट बना के उसको रिकॉर्ड पे रखना चाहिए। हाँ, इसके पहले एक प्रोविजन हो रहा है कि उसको सर्टिफाइंग सर्जन से सर्टिफाई कराया जा सकता है, सिविल सर्जन से, कि वो उसकी डेट ऑफ बर्थ अप्रोक्सीमेटली क्या है, एज कितना है अप्रोक्सीमेटली। कुछ समय पहले तक पीएफ डिपार्टमेंट डेंटिस्ट का सर्टिफिकेट मांगते थे। अच्छा, डेंटिस्ट भी दांत देख के बता सकता है कि अप्रोक्सीमेट उम्र कितनी है, लेकिन डेंटिस्ट एग्जैक्ट डेट नहीं बता सकता। डेंटिस्ट केवल ये बोल सकता है कि 18 साल से कम है या ज़्यादा है। तो इसके बाद सरकार 1983 में अमेंडमेंट लेके आई और अभी चीज़ें क्लियर हो गई हैं। या तो सर्टिफिकेट नंबर 1, 2, 3, या उसका सिविल सर्जन का सर्टिफिकेट, या उसका एफिडेविट, ये चारों चीज़ें मानी हुई। आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, बैंक पासबुक, LIC पॉलिसी, एक भी चीज़ वैलिड नहीं है। क्योंकि आजकल हम देखते हैं स्पेसिफिकली इन PF और KYC आधार इज कंपलसरी,
और उसके हिसाब से वो डेट ऑफ बर्थ को आधार केवाईसी जरूरी है जी। वो उन्होंने उसको प्रोटेक्शन के लिए लिया है Okay. क्योंकि उसके अंदर आंख की पुतली और हाथ के इंप्रेशन है तो उसमें फ्रॉड नहीं हो सकता, ओके इसलिए आधार के सिस्टम से उन्होंने लिंक किया है। जी जी और आधार में जो डिटेल है वो डिटेल उनके सिस्टम से मैच होना चाहिए। प्रॉब्लम जो लोग फेस कर रहे हैं वो ये है कि मैंने आधार कार्ड 2014 में बनवा लिया था, 2017 में मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरी डेट ऑफ बर्थ इसमें गलत लिखी हुई है, मैंने उसे ठीक करवा लिया और कंपनी को उसकी जानकारी नहीं दी, एम्प्लॉयर को जानकारी नहीं हुई। अब अभी जब आधार से केवाईसी कंपलसरी हो गया है तब वहाँ लिखा आता है कि मिसमैच है और अगले महीने नवंबर से ऐसे लोगों का पीएफ भरा भी नहीं जा सकता, नहीं भरा जाएगा तो उसका पीएफ कटेगा और एम्प्लॉयर के पास ही रह जाएगा, वहाँ जमा नहीं हो पाएगा। तो इन लोगों को इन्होंने सही आधार कार्ड निकालना चाहिए और उससे करेक्शन कराना चाहिए। पीएफ डिपार्टमेंट ने अभी शुरुआत में ये कहा है कि अगर 3 साल से कम का डिफरेंस है जन्म तिथि में तो आधार कार्ड से एम्प्लॉयर खुद कर सकता है ठीक। ओके ओके 3 साल से ज़्यादा है तो उसको पीएफ डिपार्टमेंट के पास भेजना पड़ता है और करेक्शन के लिए, और वहाँ पे वो अपने आप को सेटिस्फाई करेंगे इन तीनों चीज को प्रूफ के साथ में, तीनों से कोई भी एक प्रूफ हुआ तो उससे डेट ऑफ बर्थ एक टाइम उसका करेक्शन हो जाएगा। लेकिन जिसका करेक्ट नहीं होगा वो पीएफ कटने के बाद भी पैसा अपना नहीं निकाल सकेगा। तो जन्म तारीख के बारे में बहुत सावधान रहने की जरूरत है, अलर्ट रहना चाहिए। ये एक सूचना है हमारे सभी दर्शकों के लिए, और वो भी अगर आप एक इंडस्ट्री चला रहे हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं या इस प्रकार के किसी भी डिपार्टमेंट में आप काम कर रहे हैं, आप स्वयं भी जागरूक हों और आपके सभी कर्मचारियों, आपके सभी एम्प्लॉयज़ को भी इस विषय में जागरूक करें